पुस्तक का 11वां अध्याय है साहित्य के रूप। साहित्य के रूप की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ साहित्य के 2 भेद बताए हैं। वे हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि दृश्य काव्य के अंतर्गत वह ललित साहित्य में आता है जिसका आनंद रंगमंच पर देखकर भी लिया जा सकता है और स्वयं पढ़कर या सुनकर भी लिया जा सकता है। समस्त नाट्य प्रपंच इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है जो कि निम्न हैं: गद्य, पद्य, चंपू। गद्य वह रचना है जो छंद के बंधन से पूर्णतः मुक्त होती है। इसमें भावात्मकता की अपेक्षा विचारात्मकता की अधिकता रहती है। चिंतन प्रधान लेखक के लिए यह शैली सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत आचार्यों ने गद्य के अंतर्गत कथा, परिकथा, आख्यायिका आदि भेदों का विवेचन किया है, किंतु देखा गया है कि आज यह साहित्य रूप अप्रचलित हो गए हैं और उनके स्थान पर कई नवीन रूप उदित हुए हैं। इन नवीन रूपों में उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा साहित्य, गद्य गीत आदि उल्लेखनीय हैं। पद्य के अंतर्गत समस्त छंदबद्ध रचना आती है। आज तो छंद का बंधन भी बहुत शिथिल हो गया है। पद्य को कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि बंधत्व के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं प्रबंध और निर्बंध, या फिर हम कह सकते हैं मुक्तक। प्रबंध में कथाक्रम रहता है जिससे पर्व उसका आवश्यक गुण हो जाता है, और निर्बंध या फिर मुक्तक के बारे में कहे तो हम कह सकते हैं कि इसमें कथाक्रम नहीं रहता और ना पर्वोपर यही उसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। इन प्राचीन रूपों के साथ ही हिंदी साहित्य में हमें गीति काव्य और कविता का भी प्रचलन रूप दिखाई देता है। यहाँ मैं बताना अपना दायित्व मानता हूँ कि गीति काव्य में गयता की प्रमुखता रहती है और कविता में किसी एक विषय पर छंदबद्ध रचना रहती है, और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यह विषय भाव भी हो सकता है और वर्णन भी। जहाँ तक चंपू के बारे में कहा जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि गद्य और पद्य दोनों से समन्वित रचना को ही चंपू कहते हैं। यद्यपि हम कह सकते हैं कि चंपू में गद्य और पद्य के विधान के नियमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि चंपूकार प्रायः भाव प्रधान, रमणीय और सुंदर अंशों को छंदबद्ध करते हैं और विचार प्रधान या वर्ण विधान नीरस स्थलों को गद्य में अभिव्यक्ति देते हैं। चंपू की विशेषता यही होती है कि पाठक को इसमें गद्य और पद्य दोनों का आस्वादन एक ही स्थान पर प्राप्त होता है। महाकाव्य। ऐसा कहा जाता है कि महाकाव्य मानव की कलात्मक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। इसमें एक और रसाभिव्यंजना पाठक को रसास्फलायित करती है तो दूसरी ओर महदुद्देश्य तथा स्वस्थ जीवन दर्शन उसे प्रभावित करता है। वह जहाँ लोक जीवन एवं संस्कृति से परिचय कराता है, वहीं महान चरित्र और महत् कार्य से साक्षात्कार भी करवाता है।